हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। उन्हें आप मुसलसल देखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा देखने के लिए, उनकी वीडियो ज़्यादा देखने के लिए आप उनके चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन उस पर जाएं और जो उनके बाकी दूसरे चैनल्स हैं उन पर भी जाएं। मैं आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके जरिए आप जाएं और उनके ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। अमरीश मिश्रा जी से जो आज बात करनी है वो बहुत ही अहम इसलिए है कि जंगबंदी चल रही थी, अभी दूसरे मरहले की बातचीत शुरू होनी थी। जंगबंदी किसी हद तक समझी जा रही थी कि एक्सटेंड हो ही गई है, जैसे लेबनान में आखिरी मरहले पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, ऐसे ही शायद यहां भी हो गई है। लेकिन हमास अपनी उन शर्तों पर बाकी रहा और उसने बीच में यह भी याद दिलाया कि फिलाडेल्फी से आपको वापस जाना था, वहां से आप अभी तक वापस नहीं गए। अब ये जो ताजा फिर से इजराइल ने हमले शुरू किए और आखिरी बयान नेतन्याहू का यह है कि बातचीत जो है वो हमलों के दरमियान ही होगी, यानी शायद वो कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पर इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो क्या कुछ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सीरिया में क्या कुछ हो रहा है, वहां कत्लेआम का जो सिलसिला, एक हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी सीरिया के अलवी एक लीडर की, मजहबी रहनुमा की, जो बॉर्डर के उस पार तुर्की में रहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये इसमें पूरी तरह से रजब तैयब एर्दोगान की AKP पार्टी मुलविस है, इनको ट्रेनिंग करने में ये कत्लेआम के लिए उन्होंने उन्हें जिम्मेदार बताया था। और उसके अलावा ईरान और अमेरिका की बातचीत में कहां मामला अटका हुआ है। सुप्रीम लीडर ने बहुत साफ कह दिया है कि अब से पहले जिस शख्स ने एग्रीमेंट को फाड़ करके फेंक दिया उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह भी कही है उन्होंने कि ये बात करने की ऑफर करते हैं लेकिन अपना हुक्म चलाते हैं, हम किसी का हुक्म मानने वाले नहीं हैं। क्या कुछ है इस पूरे इलाके में, आने वाले वक्त में क्या होगा? ट्रंप जो अमन अवार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और कर रहे हैं, कहते हैं कि वो अमन मनाना चाहते हैं, यहां गाजा में आखिर उन्होंने क्यों इजाजत दे दी दोबारा हमले करने की? अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि गाजा में क्या हुआ, आखिर कहां बात अटकी और फिर से जंग शुरू हो गई? आज दूसरा दिन है, दोबारा जंग शुरू हुए, मुसलसल हमले हो रहे हैं। उधर हूथियों की तरफ से भी हमले बढ़ गए हैं, अमरीकी जहाजों पर और इजराइल के अंदर भी। आप कैसे देख रहे हैं इन हालात को? देखिए, इसके पीछे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रंप का जो एक मुहिम थी पीस की, कि हम जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ पीस एंड डील्स, कि हम शांति और हम डील कराएंगे, युद्ध रुकवाएंगे। तो यूक्रेन में तो उन्होंने एक माहौल बनाया और उन्होंने जेलेंस्की को ह्यूमिलेट किया और ये मैसेज दी कि, और डील की भी बात की कि ये डील कर लो, वो डील कर लो तो शांति हो जाएगी। अभी वो भी मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है और वो वहां भी अभी शांति नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है कि जो जो कर्स्क में यूक्रेन फोर्सेस घुसी थी, उनको भी रशिया ने लगभग बाहर कर दिया है और रशिया यूक्रेन के बड़े हिस्से पे काबिज है, वो एक अलग से। और जो यूक्रेन ने इन्वेजन किया था रशिया का कर्स्क के माध्यम से अगस्त 2024 में, वहां से भी रशिया ने उसको पीछे कर दिया। अब गाजा की बात करें, देखिए ये जो पीस की बात जो ये कर रहे थे, इट वाज अ काइंड ऑफ इंपीरियलिस्ट पीस। साम्राज्यवाद अपने टर्म्स पे पीस करवाना चाह रहा है कि भाई जो, तो वो जब साम्राज्यवादी जो शांति का एक वो होता है कि भाई हम हमारी शर्तें मानो, इस पे ये करो, अब उसी टोन में ट्रंप ने बात की। ये जो इजराइल ने बमबारी की है, दरअसल ये बमबारी गाजा पे केवल नहीं है, ये बमबारी खुद अपने ऊपर है और ट्रंप के पीस डील पे या ट्रंप की उस इमेज पे है कि जो पीस चाहता है। पीस संभव नहीं है। देखिए, इससे ये बात साबित होती है, ट्रंप ने हमास तक से बात कर ली, हमास तक को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर जिस आदमी ने हमास से बात की, एडम बोलर, उसको उनको निकालना पड़ा। ये सारी चीजें हुई, इजराइल से बैकलैश हुआ।
अब आगे आने वाले दिनों में ट्रम्प हो सकता है कि कुछ और कोई पैतरा कुछ खेले और या कुछ करे, और या नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू से चिढ़ता है वो बात तो सही है, लेकिन जो ये जो हित इन लोग के मिलते हैं, जो ट्रम्प की कोशिश थी कि अपने को इजरायली और यूरोपियन लॉबी से अलग करना, इनफैक्ट नेटो से भी थोड़ा सा अलग कर देना, ये कामयाब नहीं होती दिख रही है, क्योंकि जो हम लोगों ने अंदेशा जताया था कि ट्रम्प जो चाहता है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो अमेरिकन डीप स्टेट है, उससे वो इतनी जल्दी क्या क्या निजात पा लेगा। तो ये जो इजराइल के साथ जो अभी अभी जो इजराइल ने बमबारी की है, उसने ये दिखाया है कि अमेरिकन डीप स्टेट वापस उसने ट्रम्प पे शिकंजा कस दिया है, और ट्रम्प अभी फिलहाल के लिए वो सरेंडर कर गया। हालांकि पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये राइडर जरूरी। अब नेतन्याहू पे आते हैं और इसकी जो बमबारी है। अब सोचिए आपके नेतन्याहू इस बुरी तरह से अंदर घिरे हुए हैं, एक ही एग्जाम्पल काफी है, शिन बेत के चीफ को वो कहते हैं रिजाइन करो, और वो रिजाइन नहीं करता, उसने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि नरेंद्र मोदी कहें रॉ चीफ को रिजाइन करो, या सीबीआई से खैर मुकाबला नहीं हो सकता शिन बेत का, लेकिन कुछ भी हम कह रहे हैं कि चलिए आईबी के चीफ से कहें कि तुम रिजाइन करो, और वो रिजाइन ना करे। तो ये ऐसी। दूसरी बात, बजट सत्र होना है, बजट पास होना है, अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। बजट पास कराने के लिए इनको जरूरी था कि इतमार बिन गिवर सरकार में वापस लौटे, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे, और उनकी शर्त थी जब तक युद्ध शुरू नहीं होगा तब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, ये उनकी शर्त थी। ऑपोजिशन ने घेरेबंदी कर ली थी। शिन बेत का मामला पूरी तरह से गर्म है। अटॉर्नी जनरल जो कि खिलाफ हैं नेतन्याहू के, उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया है, और ऐसा लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा हिस्सा शिन बेत के चीफ रोनिन बार के साथ खड़ा है कि तुम रिजाइन मत करो। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अच्छा, अब इतमार बिन गिवर को लाने के लिए इन्होंने तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, कल जो है नेतन्याहू की पेशी भी थी, और पिछली पेशी में यानी कल से पहले की पेशी में वो चिल्लाने लगे थे, अरे ये भरे कोर्ट में वो चिल्लाने लगे थे, मतलब ये हालत थी। और कल भी पेशी थी, कल पेशी खैर टल गई बमबारी की वजह से। तो ये जो देखिए, अच्छा ये भी बात सही है कि जो बमबारी हुई है, यानी जो आज 19 से 17 18 तारीख को जो मतलब 17 की रात 18 की सुबह से जो शुरू हुई, दिन भर चली, अभी भी किसी न किसी रूप में जारी है। इस बमबारी में जो एवरेज, जो पिछले 16 महीने का एवरेज है, यानी पर डे जो फेटिलिटीज हैं, उसको क्रॉस कर दिया है। 429 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 500 से ऊपर आप मतलब समझ लीजिए, और करीब 7 से 9 मतलब करीब 8 से 900 घायल हुए, यानी एक दिन की कैजुअलिटी 1000 के ऊपर गई है। तो ये नेतन्याहू एक अपना सबसे खूंखार रूप उन्होंने दिखाने की कोशिश की, जब 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 सबसे खूंखार रूप से अंदर वो घिरे हुए हैं। और इससे ये जो देखिए, मैं ये देखता हूं कि जो भी हुआ जिस तरह, अच्छा उसमें एक चीज और बता दे जानकारी के लिए लोगों की, कि उसमें कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स भी मारे गए हैं, जैसे अबू हमजा जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के स्पोक्स पर्सन थे, उनको उनके परिवार के साथ पूरी तरह से वो मार दिए गए। पुलिस ब्यूरो के एक जो मेंबर है हमास के, वो मारे गए। जो सलाउद्दीन ब्रिगेड्स हैं, एक माइनर ग्रुप है वहां पर, उसके भी जो ये महमूद बरतान उसके कमांडर हैं, वो भी मारे गए। इस तरह से इन लोगों ने ये कोशिश की कि हम मिलिट्री भी नुकसान पहुंचाएं। लेकिन हमास, देखिए हमास इस मामले में बहुत रिस्ट्रेन रहा। उसने कुछ शुरू में कुछ इस तरीके से अपनी तरह के मैसेज दिए हैं, कुछ रॉकेट्स वगैरह छोड़े थे, जो कि ज्यादा फिर ना ही इजराइल, जैसे हिजबुल्ला ने भी छोड़े हैं, बीच बीच में छोड़ता रहता है वो, और इजराइल उसको छुपाता है, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता है कि नॉर्थ में उसके सेटलर्स पैनिक करें। उसी तरीके से यहाँ पर हमास ने भी देखिए कुछ उसने चलाए, और उसके बाद उसको भी इजराइल ने छुपाया, क्योंकि फिर जो वहां पर जो साउथ में सेटलर्स हैं, जो सारे सेटलमेंट से भागे थे 7 अक्टूबर के बाद, अब लौटना शुरू हुए, वहां पैनिक हो जाएगा। तीसरी बात, जो वेस्ट बैंक में हुआ कल ही, वेस्ट बैंक में 3 बड़े हमले हुए, ट्यूबस में, नाब्लस में, जेनिन में, जिसमें इजरायली वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, और उसमें करीब 6 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। यमन ने देखिए जो हमले किए, यमन ने जो अमेरिका की ट्रूप जो ट्रूप कैरियर है हैरी ट्रूमन, उस पे जो 4 हमले किए, उसके अलावा 2 हमले तेल अवीव पे किए, और जिससे तेल अवीव अपने घुटनों पे फिर से आ गया। मतलब ये
यमन ने दिखा दिया कि तेल अवीव अपने घुटनों पे आ रहा है और वहां पर लोग भागते हुए दिखे, जबकि जबकि ट्रंप ने कहा था कि हुतीज, अगर हुती कोई मिसाइल अटैक इसराइल पे करेंगे तो हम उसको हम मानेंगे कि ईरान ने किया है। ये उसने साफ कह दिया था कि हम मानेंगे ईरान ने कर दिया। अब जब उसने कर दिया है, जब उसने कर दिया और तेल अवीव पे मारा है, जिसमें कुछ इजरायली घायल भी हुए हैं, उनको आप बता रहे थे सीवर्स की तरफ भागे, शेल्टर्स की तरफ भागे। उसके बाद जो आज सुबह अटैक हुआ था उसमें इजरायली रेंग रहे हैं, उसके वीडियोस भी मैंने अपने उसमें चैनल में डाले हैं, टेलीग्राम में भी डाले हैं और एक्स पे भी डाले हैं। तो ये जो देखिए पूरी एक जो पूरी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये राउंड भी नेतन्याहू कुछ हासिल नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि बॉडी काउंट बढ़ाने का, कि भाई आम फिलिस्तीनियों को डराने का। लेकिन वो चीज इतनी बार ट्राई हो चुकी है 15 महीने में, उससे सख्त तो हो नहीं सकता। जो नॉर्थ गाजा को इन्होंने क्लोज करके वहां एक नरसंहार किया था, और फिर उसके बाद ये था कि हम एक रेजिस्टेंस फ्री जोन बना देंगे, वो जब सफल नहीं हुआ तो ये कैसे सफल होगा। ये अभी जो इन्होंने किया है, इसका जो पूरा एक पर्वर्ट, इसका देखिए एक चीज होती है वॉर, एक और वॉर में बहुत सारी चीजें होती है। एक चीज होती है डेस्परेशन, कि डेस्परेशन में आपने कुछ कर दिया। अब ये इसको ये कितना सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि कर तो दिया इन्होंने, सस्टेन करने के लिए इनको लैंड इन्वेजन क्या करेंगे, क्योंकि लैंड इन्वेजन करने की स्थिति है नहीं। आईडीएफ की सेना की जो पूरी हालत है, जो इस समय इजराइल के अंदर जो स्थिति है, वो 7 अक्टूबर को लेके अवलोकन हो रहा है। आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद शिन बेत ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और ये हो रहा है कि 7 अक्टूबर के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है कि शिन बेत है। इसको लेके बड़ी और इसमें जिसने जो गिल्टी साबित हुआ वो संस्था खत्म हो जाएगी। सो इट इज नॉट अ बैटल बिटवीन इंडिविजुअल्स, इट इज अ बैटल बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। और जब इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई होती है तब फिर सबसे ज्यादा घातक होती है वो, क्योंकि संस्थाएं लड़ रही है भाई। आईडीएफ को अपनी संस्था बचानी है, शिन बेत को अपनी बचानी है, नेतन्याहू को अपना इजरायली स्टेट उसको बचाना है। तो इस पूरे ये जो वो हो रहा है इजराइल के अंदर, वो देखिए बाहर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, ट्रम्प का जो पूरा एक जो ग्राफ गिर गया है, ट्रम्प का ग्राफ बुरी तरीके से गिरा है। ट्रम्प उस तरीके से जो एक नई इमेज ला रहे थे और जो एक माहौल बना रहे थे कि हम बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं, उसको इससे धक्का लग गया है। तो ये देखिए कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जो इजरायली अमेरिकन इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट है, जो जो जिसपे एक शांति का मुलम्मा ओढ़ने की कोशिश हुई थी, वो कोलैप्स कर गया। वो कोलैप्स कर गया, जंग फिर से शुरू हो गई। और ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि अगर यमन ने हमला किया तो हम ईरान की तरफ से हमला समझेंगे, अब वो ईरान के सिलसिले में भी कुछ नहीं बोल रहे। एक बात आपने बहुत अहम कही कि इजराइल के अंदर जो रस्साकशी है, वो इंस्टीट्यूशंस के वजूद की लड़ाई आपस में हो रही है। क्या इसको लार्जर लेवल पर यह समझा जा सकता है कि इजराइल के डिसइंटीग्रेशन से पहले इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो लड़ाई हो सकती है वो शुरू हो गई है? क्योंकि देखिए, एक बात बहुत साफ है, ये लोग इंडिजिनस नहीं है, ये लोग बाहर से ला करके बसाए गए हैं। अच्छी जिंदगी के लालच में, फ्री में मकान मिलेगा इसके लालच में, और बिल्कुल एक ऐश की जिंदगी गुजारने आए थे। यहां हर दिन सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाता है। अब शेल्टर्स की जगह सीवर्स की तरफ भी भागने की खबरें आने लगी इजराइल के अंदर। तो क्या इजराइल के डिसइंटीग्रेशन की तरफ मामला बढ़ रहा है जब ये इंस्टीट्यूशंस के बीच में लड़ाई हो रही है? इतनी तू में कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी सरकार बचाने के लिए बमबारी करनी पड़ी, इतामर बिन गवीर को वापस हुकूमत में लाने के लिए, जिसकी मुखालिफत अटॉर्नी जनरल कर रही है कि इनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी मिनिस्टर बना दिया गया। तो क्या ये वजूद की लड़ाई जो इजराइल कहता है कि हम वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब विद इन सिस्टम अंदर ही वो वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सही और अच्छा सवाल किया। ये देखिए, वजूद, मैं यही कह रहा हूं
कि अभी इसको लोग इंडिविजुअल्स की लड़ाई के रूप में कुछ लोग दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ ये हैं, जो रोनेन बार हैं, वो हर्जी हलेवी थे जो आईडीएफ की, लेकिन ये इंडिविजुअल्स के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन। अब आप ये सोचिए, भारत का एग्जाम्पल लीजिए। भारत में जब से नरेंद्र मोदी खासतौर पर सत्ता में आए हैं, तब से कई जो हैं इस तरह के झगड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच हुए हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं। जैसे जुडिशरी के साथ जो भिड़ंत हुई है, उसमें जुडिशरी के अगेंस्ट ये एक पूरा वो ले आए थे 2014 में ही 15 में ही, जिसको जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट में सीधे पॉलिटिकल हस्तक्षेप था। उस तरह की चीज थी, तो उसको जुडिशरी ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर जुडिशरी कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज की, फिर उसके बाद जुडिशरी ने कुछ मामलों में असर्शन किया। जो ब्यूरोक्रेसी है उससे भी एक मतलब वो रहा है, कभी ब्यूरोक्रेसी सरेंडर करती, कभी ये करती, लेकिन ये जो एक लॉकजैम है एजेंसियों में भी, और खुफिया एजेंसियों में भी हुआ, खुफिया एजेंसियों में, बिल्कुल खुफिया एजेंसियों में भी। और बहुत सारे ऐसे अभी तो पूरी बात खुली नहीं है, पुलवामा को लेके, इसको लेके बहुत सारे मसलों पे बड़े इख्तिलाफ रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस पॉइंट नहीं आया। तो क्राइसिस पॉइंट इजराइल में आ गया है। मैं उससे वो एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो क्राइसिस पॉइंट आया है, इस क्राइसिस पॉइंट में ये हमको दिखाई पड़ा है कि यहाँ पर आप इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे कि रोनेन बार रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें शिन बेत के जो पूरी उनके रिजाइन करने का मतलब है शिन बेत जिम्मेदारी ले 7 अक्टूबर की। अब ये बड़ी बात हो गई ना। देखिए 7 अक्टूबर जो याह्या सिनवार, मोहम्मद दैफ ने प्लानिंग करके किया, सोचिए कितनी दूर तक जो वो बात है कि आवाज निकली तो दूर तक जाएगी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जो स्ट्रेटेजिक ब्लो इन्होंने दिया था वो कहां तक घुस गया है। अब 7 अक्टूबर की, क्योंकि 7 अक्टूबर को बड़ा फेलियर था, ये सबने एक्सेप्ट किया, ये सबकी रिपोर्ट में आया। अब एक जो सेटलमेंट है, अभी जो रिपोर्ट आई है ये नातेब हसेरा, जिसमें 2 पैराग्लाइडर्स हमास के, उन लोगों ने 2 घंटे 37 इजरायली सोल्जर्स को रोके रखा, 17 को मार दिया और 20 छुपे रहे। ये ऐसे लैप्सेस, और ऐसा अभी तो 3 ही 4 जगहों की रिपोर्ट आई है, 21 सेटलमेंट्स पे अटैक किया इसने, ये हमास ने, और उनको एक एक कमरा पता था, एक एक जगह पता थी कहाँ फीमेल। अरे कई जगह तो उन लोगों ने कमांड सेंटर जला दिया, जैसे नहाल, ये नहाल ओज वगैरह में, कफ रजा में पूरा कमांड सेंटर उन्होंने जला दिया। उसके अंदर इजरायली जल के मर गए, आईडीएफ सोल्जर्स, और बाकी लोग भाग गए जो सीनियर कमांडर्स थे। तो ये अच्छा, तो फिर आईडीएफ पे आते हैं कि अब आईडीएफ कह रहा हमको इंटेलिजेंस हमको नहीं मिली थी। इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो कह रही है हमने इंटेलिजेंस दी थी, लेकिन हमने भी सीरियसली नहीं दी बहुत सारी चीजों को, मतलब हर स्तर पे। अच्छा, हलेवी का स्टेटमेंट, बमबारी के एक दिन पहले हलेवी का स्टेटमेंट आता है परसों, जो रिटायर, जो कि अपना पद छोड़ चुके हैं, अभी याल जमीर आ गए हैं। तो हलेवी ने कहा कि उनके शब्द देखिए, उन्होंने कहा कि आई हैव नो चॉइस बट टू प्रेज हमासेस वॉर ऑफ डिसेप्शन। जो उसने छल किया और छल से जो वो लड़ाई लड़ी, मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि भाई वॉर में छल तो होता ही है, वो तो इट इज इंटीग्रल पार्ट, डिसेप्शन। तो डिसेप्शन, उसने जो डिसेप्शन करके किया उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है, अगर आईडीएफ के फॉर्मर चीफ हमास की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का है जो ये मानता है कि हमास ने हमको आउटविट कर दिया। अब जब हमास ने तुमको आउटविट कर दिया, आउट मैनूवर कर दिया, पहली बात ये सोचिए 1948 के बाद अभी तक कन्वेंशनल लड़ाइयां होती थी, कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी, कुछ बड़े गुरिल्ला एक्शन होते थे, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत मतलब ये 7 अक्टूबर 2023 के पहले बहुत सारी लड़ाइयां हुई, लेकिन कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी जिसमें इजराइल को स्ट्रेटेजिक हार का सामना करना पड़ा। ये जो स्ट्रेटेजिक हार, ये इजराइल नहीं पचा पा रहा, और यही उसके डिसइंटीग्रेशन का बेस बनेगा। क्योंकि सवाल ये है कि वो एक संस्था है, उसने अपने एक तरीके से, भाई ऐसा तो नहीं है कि इजराइल सर्बिया है या उसमें ये था कि भाई एक डिक्टेटर रहेगा वही रूल करेगा या राजशाही है। उन्होंने एक अपना ये कहा था कि अंदर से हम एक सेटलर अपार्थाइड स्टेट रहेंगे, लेकिन ऊपर से हमारी संस्थाएं भी दिखेंगी और उनमें आपस में जो किसी भी डेमोक्रेसी में चलता है वो भी चलता रहेगा। तो इसलिए एक इल्यूजन बना रहेगा कि डेमोक्रेसी। अब वो इल्यूजन जो है इनको खा रहा है, क्योंकि उस इल्यूजन को ये हटाएं कैसे।
कोई भाई इजराइल या तो कोई ट्रेडिशनल देश होता जहां कभी राजशाही होती या कुछ होता तो वो राजा वापस आ सकता था। अगर कोई वो डिक्टेटरशिप, अगर मान लीजिए नेतन्याहू ये कहते हैं कि नहीं सारी संस्थाएं सस्पेंड है, हम हिटलर हो जाते हैं, हम सारी संस्थाएं सस्पेंड कर देंगे, वहां पर विद्रोह हो जाएगा, वो इनके पास पावर ही नहीं है वो करने, क्योंकि नेतन्याहू उस तरीके उस प्रक्रिया से उभरे ही नहीं। वो कोई हिटलर नहीं है, वो एक मतलब जो एक ट्रेडिशनल तरीका इजराइल का काम करने का रहा है, वो उसी ट्रेडिशनल प्रोसेस से उभरे हैं, जिसमें ये बात रही है कि भाई इंडिविजुअल्स आते हैं जाते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है वो बना रहता है। अब सिस्टम जब अंदर से टूट रहा है और इंस्टीट्यूशंस आपस में एक ऐसी लड़ाई हो गई है कि मरने मारने की लड़ाई हो गई है, तो ये तो देखिए रास्ता ऐसा है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और इसमें इजराइल बिखरेगा। वही जो मैं कह रहा हूं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 के बाद जो एक ऑर्डर क्रिएट हुआ था मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जिसमें इजराइल जिसका मेन था, उसके साथ कई अरब मुल्क क्रिएट हुए थे, उस पूरे ऑर्डर पे एक सवाल उठ गया कि वो कब तक रहेगा, क्योंकि वो इनफ्रक्चुअस साबित हो रहा है। और उसमें ये बात आ रही है कि उसमें मतलब हमास ने जो काम कर दिया, और हमास ने जो अपने को बचाए रखा और रिवाइव करके अपने को उसी पोजीशन में पहुंचा दिया। अभी देखिए परसों ही रिपोर्ट आई थी कि 25,000 सोल्जर्स जो हैं फिर से रिक्रूट हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात काज़मी साहब, वो ये है कि अभी मैंने जो कल बमबारी हुई, परसों रात को मैंने पढ़ा था वाईटी न्यूज में एक चीज आ रही थी कि 7 अक्टूबर हमास दोबारा प्लान कर रहा है। अब ये हो सकता है प्लांटेड हो कि भाई उसको जस्टिफाई करने के लिए बमबारी को, उसके बाद वो ज्यादा सुना भी नहीं। अब लेकिन 7 अक्टूबर हमास 2 जगह प्लान कर रहा है, वेस्ट बैंक में भी कर रहा है और गाजा में भी कर रहा है। क्योंकि वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक में मतलब महीनों हो गए, पहले पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाई, फिर सीधे आईडीएफ घुसी, वो 55 दिनों से जेनिन को उसने घेर के रखा है, 20,000 लोगों को डिस्प्लेस किया है, तुलग्रेम को घेर के रखा है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है। उससे भाई आप 10-20 घर आपने उड़ा दिए, आपने कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन आप एनेक्सेशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपकी हिम्मत, क्योंकि आपके पास फोर्सेस नहीं है। वहां पर रेजिस्टेंस रीग्रुप हुआ है, और रेजिस्टेंस वहां पर पीछे हटते हटते एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि इजराइल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इजराइल जानता है कि इसके आगे बढ़े तो उधर से अटैक हो जाएगा और बड़ा ऑर्गेनाइज अटैक होगा। वहां वेस्ट बैंक में भी एक स्टेलमेट हो गया है। तो आप बताइए, वेस्ट बैंक में स्टेलमेट हो गया है, गाजा में तुमने बमबारी कर दी, हमास प्रोवोक नहीं हुआ, हमास ने अपनी तरीके से सेटलर्स को डराया लेकिन प्रोवोक नहीं हुआ। यमन ने 2 बार वहां पर मिसाइल अटैक किया, और जो फोर्सेस, क्योंकि नेतन्याहू, सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू को ये उम्मीद थी कि जो उसके इंटरनल ऑपोजिशन फिगर्स हैं वो उसके साथ खड़े होंगे। जैसे अभी वॉर में जो हुई 15-16 महीना, उसमें ऑपोजिशन से लेकर सब लोगों को की जबान बंद हो गई थी, उनको नेतन्याहू के साथ खड़ा होना पड़ा। ये लेकिन जो हुई है उसमें वो नहीं खड़े हो रहे हैं। जो कई छोटी छोटी पार्टीज के लीडर्स हैं जो इनके राइट विंग कोलिशन में नहीं है, उनका बयान आया है कि ये इसने इसीलिए करा है, मतलब पोल खुल गई पहले ही दिन, पोल कि जो शिद्दत के मामले पे जो ये कर रहे हैं, ये इसी वजह से इन्होंने ये कराया है। अटॉर्नी जनरल को ये नहीं हटा पा रहे हैं, इतमार बिन गिविर को ये केवल इसलिए लाए हैं कि बजट पास हो जाए। अगर बजट गिर जाता है, बजट अगर नहीं पास होता तो सरकार गिर जाएगी। वो तो इंडिया में भी होता है, अगर बजट आप पास नहीं कर पाए तो सरकार गिर गई और इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे। सबसे बड़ा डर नेतन्याहू का इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन में उसको सत्ता में वापस आना नहीं। ये देखिए पूरा एक मामला है। ये बहुत ही बेहतरीन आपने एक तरह से एनालाइज किया कि सरकार बचाने के लिए, बजट पास कराने के लिए इन्होंने फिर से शुरू कर दी बमबारी गाजा पर, लेकिन उनके साथ जिनको उम्मीद थी कि वो साथ में खड़े रहेंगे, वो खड़े नहीं हो रहे। और एक खास बात जो 7 अक्टूबर के बारे में आपने जो कुछ बताई, उसमें यह बात साबित हो गई कि सिर्फ मशीनें काम नहीं करती, लोगों का लड़ने का जज्बा काम करता है। जो पैराग्लाइडर पे जो लोग आए थे, जिसे कहा जाता मोटरसाइकिल और स्कूटर के इंजन पे उन्होंने हवा में उड़ करके आ गए थे, वो हिम्मत किसी में नहीं है। और उस वक्त जो कुछ चीजें सामने आई थी, उसमें मैं जो आपसे अब सवाल करना चाहता हूं वो ये कि 2015 में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि 25 साल इजराइल आने वाले दिन नहीं देखेगा, अपने वजूद के 25 साल नहीं देखेगा, यानी उनके हिसाब से 2040।
और 2040 के बाद जब वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के प्रोटेस्ट शुरू हुए इजराइल में, तब आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि नहीं, हमारी जो पहले जो बात थी उससे पहले इनको जल्दी है जाने की, यानी इस तरह का बयान भी दिया। 7 अक्टूबर के बाद एक बयान दिया था आयतुल्लाह खामेनी ने कि 7 अक्टूबर में हमास ने जो कामयाबियां हासिल कर ली हैं, इजराइल को जितना नुकसान पहुंचा दिया है, अब के बाद इजराइल प्री 7 अक्टूबर हालत में कभी नहीं आएगा। यह बात भी उन्होंने कही थी। तो अब क्या आपको लगता है कि वो कुछ रियलिस्टिक है जो 2040 या आने वाले 5 साल 10 साल, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुद इजराइल के एहुद बराक वो खुद कहते हैं कि 80 साल से ज्यादा हमारी सरकार नहीं चलती। क्या आप भी उस तरफ देख रहे हैं कुछ इजराइल के खात्मे वाली हालत? हम तो ये देख रहे हैं, देखिए इजराइल डिसइंटीग्रेट होना है। देखिए आप दो सिनारियोज देखिए, नेतन्याहू अगर बना रहता है तब और ज्यादा और तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा। और क्योंकि भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अंतर्विरोध हैं संस्थाओं के, ये कैसे हल होंगे? आप बताइए ना, कैसे कैसे आप इसको हल करेंगे? क्या करके हल करेंगे? एक नेतन्याहू की कोशिश थी ग्रेटर इजराइल का एक फंडा छोड़ के, जिसमें उसने अटैक कर दिया सीरिया पे। सीरिया पे भी हम लोग को आना है तो उस पे हम लोग बात करेंगे। लेबनान पे उसने ये किया, उसने कहा यहाँ तो एक ग्रेट, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। ग्रेटर इजराइल एक मिथ है, ये वहां की जनता को इसकी ज्यादा चिंता नहीं है ग्रेटर इजराइल की। वहां पर अभी भी देखिए 70% लोग चाहते हैं कि होस्टेजेस वापस आए, जो 59 होस्टेजेस लिविंग और डेड हमास के पास है, वो वापस आए। ये जो सारे शगुफे नेतन्याहू ने ट्रेडिशनल तरह से सोचे थे कि जो जैसे पहले होता था कि वॉर करा दो तो पूरी जनता तुम्हारे साथ हो जाती थी, वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वॉर बहुत लंबी खिंच गई और उसमें बहुत लोग इजराइल के मारे गए। वियतनाम वॉर जैसी स्थिति हो गई आपकी। वियतनाम वॉर में तो 8 साल लगे थे अमेरिका को हार स्वीकारने में, यहाँ तो बहुत जल्दी हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेतन्याहू रहते हैं तो डिसइंटीग्रेशन, नेतन्याहू जाते हैं तो और तेजी से होगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर नेतन्याहू को जो रिप्लेस करेगा, उसके पास तो उस तरीके का एक इंटरनेशनल नेटवर्क भी नहीं है, उसके पास डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको संभालने का। जैसे एविगोर लीबरमैन वगैरह है, उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के हम दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद के। अब एविगोर लीबरमैन वगैरह ये लोग आ जाते हैं, या जो येर लापिड हैं जो ऑपोजिशन लीडर हैं लेबर पार्टी के, वो आ जाते हैं, तो वहां पर उनको लेफ्टिस्ट देखा जाता है। हालांकि सभी जायनिस्ट हैं, उनको लेफ्टिस्ट देखा जाता है। उसके अगेंस्ट राइट विंग इजरायली सोसाइटी का जो पूरा राइट, एक तरह से राइट विंगाइजेशन हुआ है, या जैसे हम लोग कहते हैं कि कम्युनलाइजेशन हुआ है इंडियन सोसाइटी का, तो वहां जो राइट, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? वो लोग कैसे, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स फोर्सेस जो सत्ता में आ गई हैं, ये कर रही हैं, वो उनको नहीं मानेगी। यही तो देखिए क्राइसिस होती है। इंडिया में भी देखिए वो क्राइसिस है। और इसी दौर में एक चीज और याद दिला दूं, इसी दौर में अमेरिका की हुकूमत ऐसी है जिसमें ट्रंप एक बार कह चुके शुरू में इट इज देयर वॉर, और अभी बोहलर ने एक बयान दे दिया कि हम इजराइल के एजेंट नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट अमेरिका की सरकार में इस वक्त मौजूद हैं। ऐसी हालत में तो इजराइल का डिसइंटीग्रेशन या कमजोरी और तेजी से बढ़ने के इम्कान है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या लगता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं अमेरिका की क्राइसिस क्या, वही क्राइसिस अमेरिका में भी है। अमेरिका में क्या है प्रॉब्लम कि ट्रंप व्हाइट सुपरमेसिस्ट है, ठीक है। उसके फादर के जो बहुत ही इनफेमस कू क्लक्स क्लैन था, जो कि व्हाइट्स का संगठन था, ब्लैक्स को मारता था, उसके वो हिस्सा रहे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। लेकिन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो है वो एंटी ब्लैक है, एंटी इमिग्रेशन है, जो आज का मॉडर्न उसका एजेंडा है। वो अभी उस तरह के कत्लेआम को वो छोड़ चुका है। उसके एजेंडे में जूस फिट नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो जूस से भी चिढ़ता है, वो एंटी सेमिटिक है, एक्चुअली वो एंटी सेमिटिक है, तो वो जूस से भी चिढ़ता है। आप जूस के साथ, इसीलिए देखिए जूस ने बाइडेन को वोट दिया था, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि ये ट्रंप आएगा, ये तो सुप्रीमेसिस्ट है। तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को इजराइल से पिंड छुड़ाना है। अब इजराइल से पिंड वो छुड़ाएं तो कैसे, क्योंकि इजरायली लॉबी वहां इतनी मजबूत है। बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर अमेरिका में ट्रंप खुद ही एंटी जूइश राइट्स इंस्टिगेट करा दे। आप देखिएगा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बात हो रही है अभी। एक अंडर दुनिया में लोग देखिए,
परसेप्शन क्या था दुनिया में? परसेप्शन ये था कि यूरोप और अमेरिका राइट विंग की तरफ जा रहा है, जो इजराइल को फायदा है। लेकिन उसमें नुकसान भी है। उसमें नुकसान ये है कि ये जो सारी राइट विंग फोर्सेज हैं, ये एंटी सेमिटिक हैं सब। एंटी सेमिटिक मतलब ये एंटी मुस्लिम नहीं, एंटी जूस। इनका लंबा इतिहास है, मतलब यूरोपियन हिस्ट्री में जूस को वो करने का एक बहुत, जिसकी चरम परिणति हिटलर में आई, और हिटलर की जो घटना घटी उसके बाद एक कंसेंसस बना यूरोप में कि भाई जूस को बचाना चाहिए, इनको ये करना चाहिए। फिर जूस का पैसा भी लगा पूरे यूरोप के और अमेरिका के रिवाइटलाइजेशन में। लेकिन वो पूरी प्रक्रिया अब जाके, क्योंकि वो जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पेशली वाइट, उसको जो धक्के सहने पड़े हैं, और जो लिबरल एजेंडे में जो इमिग्रेशन को वेलकम करना, ये करना, वो सारा उसका ठीकरा पहले इन लोगों ने सोचा था। इजराइल की लाइन थी कि ये हम इस्लाम के ऊपर फोड़ देंगे। तो इस्लामोफोबिया देखिए जम के चला, मतलब इतना, मतलब 2009-11 के बाद लगातार इस्लामिक फोबिया का पूरा एरा। लेकिन इस्लामिक फोबिया वो ओवरकम नहीं कर पाया। दूसरा, ट्रंप का अभी एक स्टेटमेंट, मैं इंटरव्यू देख रहा था 2-3 दिन पहले, उसने कहा कि अभी तक हम लोग सोचते थे इस्लाम एक प्रॉब्लम है, इस्लाम वेस्ट को हेट करता है। अब क्यों हेट करता है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। अब उससे फिर पूछा कि डू यू सी इस्लाम एज द एनिमी? तो उसने कहा नहीं, वी कांट सी इस्लाम एज द एनिमी, बिकॉज वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि बहुत सारी वॉर जो है वो दूसरी फोर्सेस वहां पर चला रही हैं मिडिल ईस्ट में। अब ये उसको किसकी तरफ वो इशारा कर रहा था? क्योंकि एंटी मुस्लिम जो चीज है वो यूरोप में और यहाँ पर नेचुरल नहीं आती है। वो नेचुरल उनका इस समय वो ज्यादा है एंटी सेमिटिज्म वाला। तो ये तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसमें इजराइल दोनों तरफ से मार खाएगा। वो जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है वो तो वैसे ही थोड़ा इजराइल के अगेंस्ट रही है, लेकिन साथ देती रही है कि वही वो एंटी सेमिटिज्म के सवाल पे कि हम एंटी सेमिटिक नहीं। लेकिन जो राइट लॉबी है, जो इसके साथ रह के और ये अपने को बहुत बड़ा दोस्त नेतन्याहू समझता है। अभी जर्मनी में इलेक्शन हुआ है, वहां की फार राइट लीडर को बुला रहा है इजराइल। वो लॉबी कब तक इसके साथ रहेगी? तो सवाल यहाँ पर ये है कि इजराइल का तो जो वजूद है, देखिए इजराइल का वजूद टिका था फिलिस्तीनियों को दबाने पे, और उसका वजूद कुछ नहीं था कि फिलिस्तीनी जब तक दबे रहेंगे और मिलिटरीली हमसे सुपीरियर नहीं होंगे, जो कि इम्पॉसिबल समझा जाता था। 7 अक्टूबर के पहले ये संभावना इम्पॉसिबल थी कि मिलिटरीली, ठीक है, हमले होते रहेंगे, इजरायली मारे जाते रहेंगे, लेकिन एक डिसाइसिव बैटल में, आमने सामने की लड़ाई में इजराइल हार जाए, ये इम्पॉसिबल माना जाता। ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इजराइल का आखिरी मिथ टूट गया। तो अब कुछ है नहीं जो इजराइल को सस्टेन कर सके। देयर इज नथिंग। यानी वो जो मुट्ठी बंद थी वो मुट्ठी खुल चुकी। अब जो है वो जो ताकत का जो हवा था जो दुनिया में ये बनाया गया था। देखिए मीडिया का भी बड़ा कमाल होता है। मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ था कि इजराइल किसी से नहीं हार सकता, उसकी फौजें कभी नहीं हारती। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, अब मैं चलना चाहता हूं सीरिया के हालात। सीरिया में अभी जो ताजा हालात हैं वो ये कि कुछ फिगर्स तो 30,000 तक बताते हैं जो कत्लेआम हुआ है अलवियों का, और उन सुन्नियों का भी जिन्होंने अलवियों को अपने यहाँ शरण दी थी, जिन्होंने अपने यहाँ उन्हें पनाह दी थी, उनको भी मारा जा रहा है। तो एक तो वो सिनेरियो है, एक इजराइल ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जे कर रहा है, दूसरी तरफ जो अलवी हैं उन्हें शिकायत उधर तुर्की से है। उनके लीडर्स कह रहे हैं कि तुर्की इसमें इन्वॉल्व है हमारे कत्लेआम में। क्या कुछ होने वाला। और सीरिया के बारे में एक ये भी खबर आ गई कि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटा करके जो पहले जॉर्डन और मिस्र भेजने की बात हो रही थी, 3 अफ्रीकी मुल्कों से बात हो रही थी, अब वो सीरिया में उन्हें भेजने की तैयारी के प्रपोजल पर बात हो रही है। होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन सीरिया एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट अब बन चुका है कि जो कुछ कराना चाहो अल शरा से करा लो, इजराइल और अमेरिका जो चाहे करा ले। ऐसी हालत में क्या होगा? नहीं, देखिए सीरिया में जो ये फिर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। सीरिया की वो स्थिति नहीं कि वो कुछ कर सके। सीरिया से आप क्या कराएंगे? सीरिया से आप क्या कराएंगे? सीरिया की हालत ये देखिए कि वहां पर जो उन्होंने इंटरनेशनल फोर्स जमा की, ताजिकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, चेचनिया से, यूगर से,
अभी वो उनकी हालत देखिए कि वो बकरी चोर साबित हुए, अभी लेबनान में घुसे बकरी चुराने के लिए। ये देखिए, ये किसी ऑर्गेनाइज्ड कोई फैसिस्ट फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स जो फिलिस्तीनियों के आंदोलन को दबा दे, जो कुछ बड़ा काम साम्राज्यवाद के लिए करे, उसके लक्षण नहीं है। ये आप वहां घुसे बकरियां चुराने के लिए, वहां आपको मार दिया गया। वहां पर लेबनीज जो शिया जो ट्राइब्स हैं, जो लेबनान सीरिया बॉर्डर पे भारी बेका वैली, खासतौर पे बेका वैली में ये लोग घुसे, तीनों को मार दिया गया। जब तीनों को मार दिया गया तो लेबनीज आर्मी आ गई और लेबनीज आर्मी ने तीनों की बॉडीज लौटाई। उसके बाद ये उम्मीद थी कि लेबनीज आर्मी उन शियाओं को ठीक करेगी, उल्टा हो गया। लेबनीज आर्मी ने कहा कि क्योंकि जब ये बॉडी लौटाई तीनों, तो एचटीएस ने कहा कि हिजबुल्लाह ने मारा है। उन्होंने एक झूठ फैलाया कि हिजबुल्लाह ने इनको मारा है, उसको लेके कुछ बम्बार्डमेंट भी हुआ, लेकिन उधर से लेबनीज आर्मी ने बम्बार्डमेंट कर दिया। दूसरा, वो शिया ट्राइब्स वो आर्म्ड हैं सब, उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। मैं देख रहा था एक वीडियो की जिसमें एचटीएस का एक आदमी बात कर रहा था, वो लेबनान सीरियन ये बॉर्डर पे और अटैक्स वगैरह कोऑर्डिनेट कर रहा था, एक सीधे बम आके उसी को लग गया, उसी को गिरा, वो पूरा ऐसे बात करते करते खत्म हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो अच्छा, और लेबनीज आर्मी से जो उम्मीद थी कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह के खिलाफ पहल लेगा, वो होता दिख नहीं रहा है, बल्कि उल्टा दिख रहा है। लेबनीज आर्मी जो है वो लेबनान में शिया सिटीजन्स को अगर प्रोटेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि लेबनीज आर्मी में एक कहीं ना कहीं एक चिंतन बना है। और जोसेफ आउन जो उसके प्रेसिडेंट है, उनसे ये बात आई है, क्योंकि उन्होंने देखिए इजराइल को हमेशा दुश्मन कहा है, कभी उन्होंने उसको वो नहीं कहा है कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, इसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। ये मतलब अल शारा वाली जो लैंग्वेज है वो जोसेफ आउन की नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सीरिया में देखिए जो इन्होंने कत्लेआम किया, उस कत्लेआम में मान लीजिए 10,000 से 25,000 इस तरह की संख्या आ रही है। कई लोग उसमें लेबनान माइग्रेट किए, कई लोग साइप्रस माइग्रेट किए, कई लोग साइप्रस माइग्रेट करने में ये मतलब समुद्र में डूब गए। बहुत बड़ी क्राइसिस हुई। और अलावाइट्स, लेकिन अलावाइट्स ने अपनी रेजिस्टेंस फोर्स तो खड़ी कर दी है, ये तो सच्चाई है, अल-गनी के नेतृत्व में। और जिस रेजिस्टेंस फोर्स ने काफी एचटीएस के लोगों को मारा है, और अभी वो चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, जिन इलाकों में इजराइल ने कब्जा किया था, उन इलाकों में इजराइल को एक ये डर है कि हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के बहुत सारे सेल्स असद के टाइम से काम कर रहे हैं वहां, उसी एरिया में, कोनेत्रा से लेकर दमास्कस तक। और वो जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होके दूसरा 7 अक्टूबर हमें गोलन हाइट्स की तरफ से देखिए, 7 अक्टूबर आप देख सकते हैं क्या हो गया है। वो एक ऐसा हवा हो गया है कि वो वेस्ट बैंक से हो सकता है, वो लेबनान से हो सकता है। आप इजरायली मीडिया में देखिए, अनदर 7 अक्टूबर पॉसिबल फ्रॉम लेबनान, अनदर 7 अक्टूबर पॉसिबल फ्रॉम सीरिया, अनदर 7 अक्टूबर पॉसिबल फ्रॉम वेस्ट बैंक। तो अगर सभी जगह से 7 अक्टूबर होना है, तो मतलब कि ये बताओ कि तुम तो खुद एडमिट कर रहे हो कि तुम गिर गए हो कहीं से। और 7 अक्टूबर का इतना बड़ा खौफ इनके दिमागों में बैठ गया है, ये खुद अपने आप में साइकोलॉजिकल वार का बड़ा हिस्सा है। देखिए बिल्कुल, वो जैसे हम लोग इलाहाबाद की सड़कों में किसी को अच्छी तरह पीट देते थे, फिर वो बरसों उठता नहीं था, बरसों वो ठीक भी हो जाता था तो उसको डर रहता था, खौफ रहता। ये बड़े, तो ये जो पूरी एक पूरी जो सिचुएशन है कि उल्टा काउंट, मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि जो इजराइल का व्हाइट टेरर है, अगर हम मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में कहें तो इजराइल का व्हाइट टेरर, उसको रेड टेरर उस पर भारी पड़ गया। जो चाइना और रशिया में जो लेनिन और माओ ने रेड टेरर से अपने जो ऑपोजिट फोर्सेस थी उनको दबा दिया, तो वही स्थिति हुई है। इसको ग्रीन टेरर कह लिए, जो भी कह लीजिए, जो हिजबुल्लाह ने हमास ने किया, ये अब आपको हर जगह, तो आप सीरिया में देखिए, अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि मतलब दिखाई पड़ रहा है, और ये बात सोचिए सबसे छुपी हुई थी। हमास ने कभी इसको प्रोपोगेट नहीं किया कि वो सीरिया में है या पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद सीरिया में है, ये कभी कभी आपने नहीं सुना होगा उनके मुंह से। इजराइल के मुंह से आप सुन रहे हैं कि वो भी हैं यहाँ, वो सच में हैं, क्योंकि वहां पर फिलिस्तीनियों का एक बड़ा हिस्सा है और वो लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बड़ी। तो देखिए, सीरिया तो में एचटीएस की सरकार नहीं रहेगी, बहुत जल्दी वो जाएगी। हो सकता है असद वापस आए या जो भी एक नई स्थिति बने, क्योंकि 3-4 जगह से उनको चापा जा रहा है। ये एक तरफ हमास पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद जो बेसिकली सुन्नी फोर्स है वो सक्रिय है, दूसरी बात अलावाइट फोर्सेस ये सक्रिय हैं, तीसरी बात जो उधर जो है। अच्छा देखिए, एक और मजेदार बात सीरिया में हो गई,
कि एचटीएस को सरकार में बिठाने के लिए इजराइल और टर्की में समझौता हुआ था, है ना, वो दोनों में झगड़ा हो गया, ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर ऑटोमन, कौन कौन सक्सीड करे भाई, ग्रेटर इजराइल बन सकता है या ग्रेटर ऑटोमन बन सकता है, दोनों कैसे बनेंगे? अब आप बताइए, ये दोनों कि जो ग्रेटर ऑटोमन एम्पायर का जो एक विजन है वो अजरबैजान तक जाता है कि इस पूरे हिस्से को सीरिया के से लेते हुए अजरबैजान तक जाओ। इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का तो कोई हिसाब ही नहीं है कि कहां तक जाता है, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है। उसमें सऊदी अरब भी आता है, उसमें पता नहीं टर्की की क्या पोजीशन है, सीरिया तो आता ही है और सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है। तो अब सब हूथी के लीडर का जो आखिरी बयान है कल रात जो उन्होंने बोला है, अब्दुल मलिक अल हूथी ने, उसने यही कहा है कि फिलिस्तीनियों को अगर इजराइल ने नाकाम कर दिया, यानी कामयाब हो गया फिलिस्तीनियों के खिलाफ, तो फिर और पड़ोस के मुल्कों पर बमबारी शुरू करेगा इजराइल। इसलिए हमें होशियार हो जाना चाहिए, सारे मुल्कों को होशियार हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं अब आखिरी हिस्से में आपसे एक मुख्तसर जवाब चाह रहा हूं। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो ना हो, नहीं होगी होगी, उसके बीच में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या लगता है आपको? ईरान से, देखिए, ईरान से बातचीत क्या, ईरान इस समय रशिया और चाइना एक्सेस को बनाने में लगा और वो उसकी प्रायोरिटी वो है। उसने वहां पर उन लोगों ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं, जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। रशिया के साथ बकायदा एक ये हो गया है, करार हो गया है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो रशिया को इंटरवीन करना पड़ेगा। रशिया पे हमला हुआ, ईरान को करना पड़ेगा। ईरान अपने नए नए हथियार अनवेल कर रहा है, उन हथियारों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तक को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ एरियाज में स्पेशलाइजेशन, जैसे ड्रोन्स में जो खासतौर पे पानी वगैरह से जो लॉन्च हो सकते हैं, पानी के अंदर से, वो एक्सपर्टीज ईरान ने हासिल कर दी है। अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था इंटरनेशनल एनालिस्ट का, उन्होंने कहा है कि प्यूटिन, उनसे पूछा गया कि प्यूटिन क्यों ईरान को इतनी तरजीह देता है, तो उसने कहा कि प्यूटिन जो है वो जो इंडिपेंडेंट नेशंस अपने बल पे खड़े होते हैं उनको वो रिस्पेक्ट करता है। तो उसका ईरान के प्रति एक नया रिस्पेक्ट इधर के सैंक्शंस के बाद, जैसे रशिया पे भी सैंक्शंस लगे वो उससे उभरा, ईरान पे भी सैंक्शंस लगे और भयंकर, उससे भी ज्यादा। ईरान की इकोनॉमी, रियाल वगैरह बहुत डाउन है, सब है, लेकिन ईरान के पास एक पैरेलल एक सिस्टम है जिससे वो ये जो रियाल का जो गिरना है, ये इससे वो इफेक्ट नहीं होता है। उसके पास अपना एक उसने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि ऐसी स्थिति आती है कि जब करेंसी वगैरह जो वॉर्स हैं, अगर उसमें हमारी एक समस्या होती है तो हम एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम भी बना ले। और ये चाइना में भी है। तो ये देखिए, ये जो पूरा एक जो ईरान का रुख है, ईरान का ये है कि अमेरिका भाड़ में जाओ, हम रशिया और चाइना से बात करेंगे। अमेरिका को झुकना पड़ेगा ईरान के आगे, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं। अब हूथी ने 2 बार मार दिया, एक ट्रम्प का एक बयान नहीं आया, उसके बाद वो और अटैक करेंगे। यही तो कर सकते हैं आप, हुदैदा पे, सना पे और अटैक्स करेंगे। पिछले अटैक में यमनी सिविलियंस मारे गए थे, फिर यमनी सिविलियंस मारे जाएंगे, लेकिन उससे क्या यमनी एसेट्स को नुकसान होगा? नहीं। ट्रंप ने मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि ईरान के जो एसेट्स यमन में उन पे हम स्ट्राइक करेंगे। तो ईरान के एसेट्स क्या दिख रहे हैं तुम्हें? वहां कोई एग्जीबिशन लगा है क्या? आप बताओ, कोई आर्म एग्जीबिशन लगा? तुम कहाँ है ईरान के एसेट्स बता। वहां तो पैटर्न ही रहा है कि ईरान ने हथियार दिए हैं जिसको इंडिजनाइज करके यमन ने अपना हमला, अब जैसे जो मिसाइल्स उसने तेल अवीव पे जो मारी हैं वो सब शाहिद मिसाइल्स हैं, लेकिन उनका नाम पैलेस्टाइन 2 कर दिया है। अब पैलेस्टाइन 2 मिसाइल्स में तुम ढूंढते रहो, वो तो फिर तो उसमें तुम्हें ईरान का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ट्रंप देखिए अब फंस गया है। ट्रंप का जो ये था कि हम अपनी कुछ बुलिंग टैक्टिक्स से और इससे हम सबको झुका देंगे और पीस हम ले आएंगे, उसको ये अब सामने आ गया कि दुनिया में जब तक इजराइल है तब तक पीस संभव नहीं। पूरी बात आ गई और इजराइल को इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब तक इजराइल है, जब तक इजराइल का वजूद है, अमन नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात ईरान के इस्लामी इनकलाब के लीडर्स भी यही कहते रहे। उन्होंने तो इस हद तक कहा, आयतुल्लाह खुमैनी ने, जिन्हें इमाम खुमैनी भी कहा जाता है, उनकी जो फाउंडर लीडर थे,
वो दो बातें खास तौर पर, अमेरिका शैतान बुजुर्ग और इजराइल जो है वो नासूर है, कैंसरस नासूर है, जिसको यहां से उखाड़ फेंकना जरूरी है। तो ये क्लैरिटी उनके यहां शुरू से है। और अब जो बात आप कह रहे हैं कि जब तक, अब दुनिया ये समझ रही है कि जब इजराइल जब तक बाकी है तब तक अमन नहीं हो सकता। ये एक तरह से कॉन्फ्लुएंस है उन आइडियाज का और मौजूदा हालात के नतीजों के में ये बात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि उनसे बात करने में, मिश्रा जी से जब बात करते हैं तो वो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। आमतौर पर मैं आधा घंटे में खत्म करता हूं, लेकिन ये तकरीबन 45 मिनट हमारी बात हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में अमरीश मिश्रा जी के चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं, उसके जरिए आप उन तक पहुंचे। और उनके चैनल तीनों बहाल हो चुके हैं, वो हर दिन कुछ वीडियोस उसमें डालते हैं, बहुत ही अहम होती हैं। मुझे लगता है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।